भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शंकेश ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में। एंड बात करने का रीज़न ये है कि भाई इतना पहले रदर बात करने का रीज़न ये है कि ये आईपीओ जो है 20 तारीख को बंद हो रहा है। इसके साथ साथ एक और आईपीओ भी बंद हो रहा है और 19 तारीख को भी 2 आईपीओस बंद हो रहे हैं। तो इन चारों का पैसा आप लोग जो है एक दूसरे में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को पहले ही वीडियोस बना बना के दे दूं ताकि आप लोग को डिसीजन बनाने में आसानी हो। और साथ साथ आज रात को 9 बजे 10 बजे के आसपास, नहीं तो कल सुबह जो है एक तो रैंकिंग वाला वीडियो आ जाएगा जिसमें कि हम चारों आईपीएस को रैंक करेंगे, किसको टॉप में रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और वहाँ पे अगर कोई बहुत बढ़िया मार्केट अपॉर्चुनिटी होता है तो अपडेट करता हूँ मैं। ठीक है, सो एनीवेज हम लोग बात करते हैं शंकेश ज्वेलर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग इसका बिजनेस के बारे में बात करें तो बहुत ही बेसिक सा बिजनेस है यार। मतलब कंपनी असल में करती क्या है ना, 18 और 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी बनाती है और सप्लाई कर देती है। मेजरली ये लोग B2B हैं। ठीक है, मतलब ये लोग खुद बिजनेस करते हैं और किसी दूसरे बिजनेस करने वाले को अपना माल बेच देते हैं। जैसे कि अगर आप इनका कस्टमर्स देखोगे तो उसमें जोये लुकस है, बहुत बड़ा ज्वेलर है। आप कभी गूगल में सर्च करना कोई जो ज्वेलरी आइटम, आपको जोये लुकस का नाम देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया का है ये। अब PN गाडगिल तो आपको पता ही है, अभी लिस्ट हुआ। कल्याण ज्वेलर्स को भी ये लोग सप्लाई करते हैं। नोवेल ज्वेलर्स करके कोई है, उन लोग को भी सप्लाई करते हैं। मनोज वैभव जेम्स आई गेस लिस्टेड भी है। एंड सिंपली अगर मैं बोलूँ तो B2B इनका बिजनेस है और इतना कुछ धूम धड़क्का वाला काम नहीं है। पीछे जो स्काई गोल्ड जो आया था ना, स्काई गोल्ड का जो बिजनेस मॉडल है, और हमारा एक और था कुछ श्रृंगार करके, उसका जो बिजनेस मॉडल है सेम है इन दोनों का। मतलब इन तीनों का मॉडल 90 to 80%, लेदर 80 to 90% सेम है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो बहुत जोर से हुआ है। लेकिन इसके भ्रम में मत रहना कि कंपनी ने ज़्यादा माल बेच दिया ना, कंपनी ने ज़्यादा माल नहीं बेचा है। सोना का रेट इस बीच बहुत ज़्यादा बढ़ा था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप कंपनी का एबिटा देखोगे तो वो बहुत ही हाई है भाई। मतलब लगभग 10% के आसपास का एबिटा कंपनी ने रिसेंट डेटा के हिसाब से शो किया है। ये एबिटा परमानेंट नहीं है। पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी का एबिटा मात्र 2% का था, 2.8%, 3% के आसपास का था। और जो कि थोड़ा सा बढ़ा, लगभग वो बढ़ के 3.5% के आसपास गया था। फिर अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो ये सीधा ही 9% के आसपास चले गया। तो इतना हाई एबिटा सस्टेनेबल नहीं है। कंपनी ने इतना हाई एबिटा क्यों किया बोलूँ क्या? कंपनी के पास इन्वेंट्री में बहुत बढ़िया सोना पड़ा होगा, पुराना सोना पड़ा होगा, सस्ते में लिया हुआ, उसको कंपनी ऊपर के भाव में बेच रही है, समझ रहे हो। एंड इसी वजह से कंपनी का जो एबिटा बढ़ा है, क्योंकि ये वाला बिजनेस मेकिंग चार्जेस वाला बिजनेस है। मतलब आप जो पैसा कमा रहे हो मेकिंग चार्जेस का कमाते हो। और अगर आपका एबिटा इतना तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि समझ जाओ कि आपने पुराना सोना को महंगे में बेचा। और ये रिस्की काम होता है। आपका पुराना सोना महंगे में बेच के ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन पुराना सोना का अगर रेट वापस से गिर गया तो प्रॉफिट गिर भी जाएगा, कंपनी लॉस में भी जा सकती है। तो ये लोग ना नेकेड होल्ड करके रखते हैं। बेसिकली जो बड़े ज्वेलर्स होते हैं जैसे कि कल्याण या फिर आप तनिष्क टाइप की कंपनीज को देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपने दुकानों में जितना सोना रखते हैं उतना ही सोना को फ्यूचर में शॉर्ट करके रखते हैं। लेकिन ये छोटे प्लेयर्स प्रीफर करते हैं कि भाई हम थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे और उसका ज़्यादा रिवॉर्ड भी क्या पता हम लोग को मिल जाए, जो कि मिला भी है इस कंपनी को। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। अभी हम इसका बैलेंस शीट पे भी नजर डालेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कंपनी के ऊपर डेट का एज सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जिस सेक्टर में काम करती है ना, उस सेक्टर में 1.52 का डेट इक्विटी रेशियो नॉर्मल माना जाता है। एंड अगर आप देखोगे तो कंपनी का ROE भी बहुत हाई है, मतलब नॉर्मल है। इस सेक्टर में कंपनीज का ROE हाई ही रहता है, आप किसी का भी उठा के देख लीजिए। कुछ एक एक एक्सेप्शंस होते हैं जिनका ROE कम रहता है, बट इस सेक्टर में जनरली ROE आपका बहुत हाई रहता है। तो 50% का ROE के साथ मेरे को लगता है कि ये डेट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कंपनी के ऊपर। और जिस स्पीड से कंपनी अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है, बहुत जल्दी कंपनी डेट फ्री हो जाएगा। अगर हम लोग IPO का बात करें तो यार फ्रेश इशू है लगभग 274 करोड़ का। एंड अगर आप नीचे जाके देखोगे तो ये लोग अपना लोन चुकती भी करने वाले हैं भाई। अब तो कंपनी डेट फ्री हो ही जाएगा। 158 करोड़ का ये लोग लोन चुका देंगे तो 167 में से 158 गया तो बहुत ही अच्छे फुटिंग पे आ जाएगा कंपनी। आप जो देख रहे हो ना कि इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हाँ वो इतना कम कैसे ये, हाँ हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, वैसे भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका बहुत हाई है। ये और हाई हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये लोग जब ये 158 करोड़ का लोन चुकाएंगे ना, तो इसके ऊपर इन लोग को इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ रहा होगा। वो इंटरेस्ट का पैसा बचेगा तो पैट और बढ़ जाएगा, पैट बढ़ेगा तो पी रेशो गिरेगा, तो बहुत सारी बेनिफिट्स होंगे, ROE बढ़ेगा। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से एटलीस्ट ये ठीक ठाक है, ना महंगा है ना सस्ता है, उस टाइप का है। क्योंकि इसका मैं बताऊंगा क्यों महंगा सस्ता नहीं है, ये मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जीएमपी देख लो तो अभी के टाइम में मात्र 3 पॉइंट के आसपास का चल रहा है। अब हम लोग आते हैं महंगा सस्ता के ऊपर। तो बेसिकली इस सेक्टर में जो दूसरी कंपनी काम करती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग श्रृंगार को देखें, श्रृंगार का और इसका मॉडल तो पूरा ही सेम ही है, आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन श्रृंगार का प्रॉफिट आपको बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। उस वजह से कंपनी का स्टॉक पीछे अच्छा परफॉर्म भी किया था लिस्ट होने के बाद, फिर बहुत ज़ोर से गिरा था, अभी फिर धीरे धीरे चलना चालू हुआ है। तो श्रृंगार को अगर आप देखोगे तो इसका मार्केट कैपिटल सेल्स कितना है, वही 0.9 के आसपास है। शंकेश अपना मार्केट कैपिटल सेल्स कितना रखा है, लगभग 1600 करोड़ का सेल करके 1300 करोड़ का मार्केट कैप डिमांड कर रहा है, वही 0.8 0.9 के आसपास का मार्केट कैपिटल सेल्स है। और फंडामेंटली आपको ये ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा। अगर आप देखोगे तो इन लोग का भी रिसेंट डेटा के हिसाब से 8-9 पॉइंट के आसपास का जा रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 7% हुआ है। शंकेश का अपना 9 पॉइंट के आसपास हुआ है। ये लोग भी वही है, B2B ज्वेलर्स, ठीक है। एंड दूसरा अगर हम लोग देखें तो स्काई गोल्ड का आप देख सकते हो, हालांकि स्काई गोल्ड अभी बहुत भागा था तो इसलिए इसका भाव थोड़ा बढ़ गया है। इसमें मेरे को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फ्रेंजी हुआ है, बहुत लोगों ने इसमें दबादब बाइंग किया है, क्योंकि इसमें सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो एक तो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। इतना हाई सेल्स ग्रोथ की वजह से कंपनी भागा है रॉकेट के जैसे। और अगर आप श्रृंगार को देखोगे तो इसमें भी सेल्स ग्रोथ है, बट क्योंकि इतने सारे ज्वेलरी स्टॉक्स मार्केट में आ गए हैं, कुछ एक एक स्टॉक्स के ऊपर लोगों का नजर है। जैसे कि स्काई गोल्ड का अगर आप देखोगे तो B2B में ये अभी के टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर बन के बैठा हुआ है, तो इस वजह से ये स्टॉक भागा है जोर से। और देखो, जो स्टॉक भागता है ना उसके ऊपर ज़्यादा लोगों का नज़र होता है, तो ज़्यादा लोग उसको बाय करने लगते हैं भागता हुआ देख के। जो स्टॉक थोड़ा नया रहता है या फिर उसका इतना चर्चा नहीं होता है, उस स्टॉक्स में बहुत कम लोग इन्वेस्टेड रहते हैं, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो इन लोग को भी अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले तक ये लोग भी वही 0.9 के मार्केट कैपिटल सेल्स में बिकते थे, आज से 4 महीना पहले तक। एंड बाकी तो सब कुछ ठीक ही है इस कंपनी में भी। एंड ये वाली जो कंपनी है शंकेश, मैं असल में इसको अच्छा क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या, स्काई गोल्ड को देख के ही अच्छा बोल रहा हूँ मैं। हालांकि स्काई गोल्ड जितना ग्रोथ नहीं है इसमें, स्काई गोल्ड का 10% ग्रोथ भी नहीं है इसमें यार, मतलब स्काई गोल्ड कहाँ 80% का ग्रोथ कर रहा है। ये शंकेश वाले अगर आप देखोगे तो इनको तो थोड़ा सा ग्रोथ करने में 20-25% का ग्रोथ करने में भी प्रॉब्लम ही हो रहा है। कंपनी रिसेंट डेटा के हिसाब से तो ठीक से 20% का भी ग्रोथ नहीं कर पाई है, तो वो एक तो फैक्टर है। और इस यही सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर मेरे को इस कंपनी में लग रहा है, बाकी सब तो ठीक ही है। तो नेट अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो मैं बोलूँगा आप कर सकते हो। इतना कोई खतरनाक वैल्यूएशन में अपना आईपीओ नहीं लेके आ रहा है, ठीक ठाक है, ना महंगा है ना सस्ता है। ये बहुत ज़्यादा नीचे लिस्ट हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी मेरे को कम लगता है, लेकिन बहुत ऊपर लिस्ट हो जाएगा क्या, इसका प्रोबेबिलिटी भी मेरे को नहीं लगता है। क्योंकि भाई मैं आपको दिखाया ना, जो दूसरा प्लेयर है श्रृंगार, वो कहाँ पे बिकता है, जबकि श्रृंगार में तो 60% का ग्रोथ है, इसमें तो 20% का ही ग्रोथ है, समझ रहे हो। तो उस चीज़ों को भी मद्देनजर रखना है। तो देखो, मैं अगर आपको अपना बात बोलूँ तो मैं सोच रहा हूँ इसमें रिस्क लूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है कि यार जिस दिन आईपीओ बंद हो रहा होता है उसके एक दिन पहले हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बना के आप लोग को बोलते हैं कि हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, ठीक है। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर हाँ, अब हम आते हैं कि भाई ये सब कंपनी नीचे बिकती क्यों है। तो ये आप देखना, मैं आपको श्रृंगार का दिखाता हूँ। श्रृंगार का ना कैश फ्लो प्रोबेबली नेगेटिव ही होगा। हाँ, यहाँ पे आप देखिए कैश फ्लो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि भाई कंपनीज को इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए कंपनी की स्पीड में अपना इन्वेंट्री बढ़ा रही है, तो इस वजह से कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। दूसरा रीज़न ये भी होता है ऐसी कंपनीज में कि भाई ये लोग ना उधारी में माल बेचते हैं, कैश में खरीदते हैं। मतलब बुलियन तो इन लोगों को कैश में खरीदना पड़ेगा ना, उधारी में थोड़ा ना कोई बेचेगा बुलियन। तो क्योंकि ये लोग उधारी में बेच रहे हैं और कैश में खरीद रहे हैं, इस वजह से भी कैश फ्लो नेगेटिव होता है। बट ये एक तो बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा रिस्क होता है सेक्टर में। अब सेनको गोल्ड को देखोगे तो ये भी ज्वेलरी रिटेलिंग में ही है, बट डिस्पाइट बीइंग अ ज्वेलरी रिटेल कंपनी, मार्केट इसको वैल्यू करता है B2B बिजनेस के जैसे। क्यों, इवन वर्स, उससे भी ज़्यादा खराब अवस्था में वैल्यू करता है। क्यों, क्योंकि भाई इसका अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो वो भयंकर हिसाब से नेगेटिव हो रखा है। लगभग ये लोग 800 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो मेंटेन कर रहे हैं। ऊपर से इनका बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो पूरा दबादब ये लोग सोना भर रखे हैं। तो इस वजह से इसका भी रिस्क रहता है कि भाई अगर कल को सोना का रेट ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, ऊपर हो गया तो खैर अच्छा बात है, लेकिन अगर नीचे हो गया तो कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा एंड फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।